बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ अजय कुमार, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की है। मोंगीस मेथड चैप्टर से सॉल्व आर प्लस ए प्लस बी एस टाइम्स प्लस ए बी इंटू टी इज इक्वल टू एक्स वाई बाई यूजिंग मोंगीस मेथड। यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें मोंगीस मेथड का यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। तो इसको हम अपने सॉल्यूशन में इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद हम इस इक्वेशन में आर की और टी की वैल्यू जो कि ये लिखी हुई आर इज इक्वल टू डी पी माइनस एस डी वाई अपान डी एक्स और टी की वैल्यू डी क्यू माइनस एस डी एस डी एक्स अपान डी वाई, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। अब पुट करके हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आर और टी की वैल्यू कैसे निकली है, तो अब हम लोग जानते हैं कि डी पी इज इक्वल टू होता है आर इंटू डी एक्स प्लस एस डी वाई। वहाँ से हम इस आर की वैल्यू को निकालने के लिए इस एस डी वाई को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और फिर यहाँ से डी एक्स से डिवाइड कर देंगे तो आर की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से डी क्यू इज इक्वल टू होता है एस डी एक्स प्लस टी डी वाई। यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो इस टर्म को लेफ़्ट में ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा और जब डी वाई से डिवाइड करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी। तो सवाल की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। आर की वैल्यू लिख लेंगे, टी की वैल्यू लिख लेंगे और उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे जैसे यहाँ लिखा है, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ आर एंड टी इन इक्वेशन नंबर 1। और इस इक्वेशन को फिर आगे सॉल्व करेंगे। और इसको लिख दें तो अच्छा है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं कि हम डी पी और डी क्यू की वैल्यू को लिखने के बाद तब हम आर और टी की वैल्यू को फाइंड करें। अगर आप चाहते हैं कि डी पी और डी क्यू की वैल्यू इतनी कैसे होती है, तो इसके लिए आप हमें डिमांड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। इस वीडियो के सबसे नीचे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं इस पर वीडियो बनाने के लिए। फ़िलहाल हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने आर और टी की वैल्यू को पुट कर दिया है। तो इसमें देखें कि हमारा आर ये था, तो आर की जगह तो आर की जो वैल्यू यहाँ पर निकाली थी हमने वो यहाँ पुट की है। उसके बाद प्लस ए प्लस बी एस था, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया, ये जैसा था वैसे ही हमारा लिखा हुआ है। ए प्लस बी इंटू एस प्लस ए बी ये लिखा हुआ है और टी की ये वैल्यू जो यहाँ लिखी थी उसको यहाँ पर पुट कर दी है। और राइट हैंड साइड में एक्स वाई था तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने इस पूरे जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम ले लिया जो डी एक्स और डी वाई होगा, और इसलिए डी वाई का इधर इंटू हो जाएगा इस वाले ब्रैकेट में। तो डी पी था और डी वाई का इधर इंटू हो जाएगा, माइनस एस इंटू डी वाई पहले से था और एक डी वाई का इंटू होगा, डी वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी होल ऑफ स्क्वायर है एक्चुअल में ये, प्लस और यहाँ पर अपान 1 किया और एलसीएम चूँकि एक्स वाई है तो एक्स वाई का ही इसमें इंटू हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू एस इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, प्लस इधर डी एक्स डी वाई से डी वाई कैंसिल हो गए, डी एक्स का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लिखा हुआ है ए बी और डी क्यू माइनस एस इंटू डी एक्स और यहाँ पर हमने डी एक्स का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस टर्म को जब हम लेफ़्ट में लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा एक्स वाई और अपान 1 करते हुए इनका जब एलसीएम लिया है सभी का, सारे टर्म का 1 2 3 4 का, तो ये डी एक्स डी वाई का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि हम इसको लेफ़्ट में ले आया था, राइट में 0 बचा हुआ है और इसको हम जाके 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू जो मिलेगी उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। यानी ये वैल्यू हमको मिल जाएगी डी पी इंटू डी वाई माइनस एस डी वाई स्क्वायर और प्लस ए प्लस बी इंटू एस डी एक्स डी वाई। और इसमें हम ऐसा करें कि इस ब्रैकेट को भी ओपन करते हुए चलें, तो इस ए बी का इसमें इंटू होगा, साथ में इधर से डी एक्स का भी मल्टीप्लाई आ रहा है। तो ये वैल्यू ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं, या इसको ब्रैकेट ओपन यस कर लें तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो ये पहला टर्म मिलेगा प्लस का ए बी डी क्यू इंटू डी एक्स और इसका इंटू जब इसमें होगा तो माइनस का हो जाएगा
ए बी एस इंटू डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, तो डी एक्स ये है, डी एक्स ये है, तो होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एक्स बाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, और राइट हैंड साइड में इसका डी एक्स डी वाई का राइट हैंड साइड में 0 में मल्टीप्लाई होके 0 आ जाएगा। अब यहाँ दो टर्म हम यहाँ पर बनाएंगे, इसमें एक में एस आ रहा होगा और एस के कोफिशिएंट आ रहे होंगे, उनको देंगे, और दूसरे में दूसरा फैक्टर इसी तरीके से रहने देंगे, यानी एस को कॉमन लेने के बाद में हमारे पास जो बचेगा उसको हम लिखेंगे। तो ये एस वाले टर्म है जिनको हमने अंडरलाइन कर रखा है, ये इनको हम एक साथ लिखना चाहेंगे और बाकी बचे हुए इनको लिख देंगे। तो सबसे पहला टर्म यहाँ पर जो बचा हुआ है उसको हम लिख रहे हैं डी पी इंटू डी वाई। उसके बाद इस सेकेंड टर्म को यहाँ पर लिख देंगे, या सॉरी इसको तो हमें वहाँ पर लिखना है, तो एस वाले ये भी एस का टर्म है, ये भी एस का टर्म है, तो ये इस टर्म को लिख देते हैं क्योंकि है ए इंटू बी डी क्यू इंटू डी एक्स, इस टर्म को ये लिख दिया। नेक्स्ट फिर लास्ट टर्म है ये माइनस एक्स बाई इंटू डी एक्स डी वाई, और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दें, जो एस जिसमें नहीं आ रहा। अब इन तीन टर्म में एस आ रहा है और इसमें हम माइनस एस को कॉमन अगर ले लें तो उसका कोफिशिएंट मिलेगा यहाँ पर डी वाई स्क्वायर, पहला प्लस का हो जाएगा ये, और चूँकि इससे पहले हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस जो होगा वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू एस इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। ऐसे यहाँ से माइनस निकल गया तो ये टर्म प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का ये टर्म बचेगा ए बी इंटू एस बाहर ले लिया तो डी एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में अपना 0। अब इस इक्वेशन के बाद हमको यानी s का कोफिशिएंट माइनस s का कोफिशिएंट और बाकी ये इक्वेशन, इससे हमें मिलता है मोंगिस सब्सिडियरी इक्वेशंस मिलती है। तो लिख देंगे मोंगिस सबसिडियरी इक्वेशंस आर, तो मोंगिस सब्सिडियरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, यानी डी पी इंटू डी वाई प्लस ए बी इंटू डी क्यू इंटू डी एक्स माइनस एक्स बाई डी एक्स डी वाई, राइट हैंड साइड में 0। जैसे कि हम बता चुके थे पहले, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम जो गिवन इक्वेशन है उसको डाल दिया था, तो अब इस इक्वेशन को जो मोंगिस सब्सिडियरी इक्वेशन है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 डालेंगे, और जो s का माइनस s का कोफिशिएंट इतना है ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी, यानी मोंगिस सब्सिडियरी इक्वेशन हो जाएगी। तो ये वैल्यू है यहाँ से डी वाई स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एस डी एक्स इंटू डी वाई प्लस ए बी इंटू डी एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में 0। अब इसके हम लोग फैक्टर कर देंगे, यानी इस इक्वेशन को और आगे बढ़ाएंगे। जैसे इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं, और इक्वेशन नंबर 3 से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यानी इक्वेशन नंबर 3 को इस तरीके से लिख सकते हैं डी वाई स्क्वायर, फर्स्ट टर्म को एज एट लिख दिया। इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन कर दें तो s का अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सॉरी s तो नहीं होना चाहिए क्योंकि s का तो हमें कोफिशिएंट ढूंढना था, तो ये जब s कॉमन ले लिया था, गलती आपको मेरी पता चल गई होगी क्योंकि s को तो हमने कॉमन ले लिया था, तो यहाँ s होना ही नहीं चाहिए था, तो s यहाँ पर नहीं होना चाहिए। चलिए गलती शुरुआत में ही पता चल गई और पता भी चल जाती क्योंकि s तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर। माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये a इंटू डी एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा। ये ब्रैकेट ओपन होने पर इस ये वाला साइन भी माइनस हो जाएगा, b इंटू और डी वाई और डी एक्स इंटू डी वाई का इस b में भी इंटू हो जाएगा, प्लस का a b इंटू डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0।
अब इन दोनों टर्म में डी वाई कॉमन है और इन दोनों टर्म में बी और डी एक्स कॉमन है, तो इसको हम कॉमन लेके लिखेंगे अगले पेज पर, अगले स्टेप में। तो फर्स्ट वाले टर्म में जैसे कि आपने देखा, पीछे देख सकते हैं आप, तो इसमें हम मल्टीप्लाई डी वाई को कॉमन लिया तो बचना चाहिए हमारा, यानी हमारा बचेगा ये जो कि होल स्क्वायर था, तो एक डी वाई बचेगा। और उसके बाद सेकंड टर्म में था माइनस ए डी एक्स इंटू डी वाई, तो हमने डी वाई कॉमन लिया तो ए डी एक्स बचा हुआ है। इसी तरीके से नेक्स्ट में माइनस है बी से पहले, तो बी और डी एक्स दोनों टर्म में कॉमन थे, तो फर्स्ट टर्म चूँकि बी डी एक्स डी वाई है तो उसमें से बी डी एक्स कॉमन लेने पर डी वाई बचा हुआ है। और चूँकि यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का साइन माइनस में बदल जाएगा, और इसमें b बाहर हो गया तो a बचा, a b डी एक्स स्क्वायर था तो a बचेगा एक और dx बचेगा, b बाहर हो गया, एक dx बाहर हो गया और राइट हैंड साइड में 0। अब ये दोनों हमें फैक्टर एक जैसे नज़र आ रहा है इसमें से, तो इसमें डी वाई माइनस ए डी एक्स को हमने कॉमन ले दिया। कॉमन लेने के बाद में जो बचता है वो यहाँ पर डी वाई माइनस का b इंटू डी एक्स बचेगा 0 के बराबर। अब ये जो दो इक्वेशन आए हैं इनको अलग अलग 0 के बराबर पुट करेंगे, यानी फिर फर्स्ट वाले इक्वेशन को दिस सिंपलाइज दैट डी वाई माइनस ए डी एक्स को जब हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर हम इसे 4 डाल दें, और इस दूसरे वाले को यानी डी वाई माइनस बी डी एक्स की वैल्यू 0 के बराबर मिलेगी, इसे इक्वेशन नंबर 5 डाल देंगे। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें आगे जाना है लेके एक एक करके। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 4 को यहाँ पर लिख देंगे। इक्वेशन नंबर यानी 4 से हमको मिलेगा, इसको अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट 4 इक्वेशन को, तो डी वाई का इंटीग्रेशन जो होता है वाई के इक्वल होता है, माइनस ए कॉन्स्टेंट बाहर लेंगे, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है वो यहाँ पर ए लिख देंगे, क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और बल्कि पूरा जो भी इस इंटीग्रेशन किया था तो सारे कांस्टेंट इकट्ठा करके एक कांस्टेंट इसको कैपिटल ए कह दिया। अब हम यहाँ पर इक्वेशन हमको मिली थी 2 और 4, यानी 2 4 का हम यूज़ करते हुए इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, तो इसमें इक्वेशन नंबर 2 में हमें टर्म मिल रहा था डी पी, फर्स्ट टर्म है डी पी इंटू डी वाई, उसको ऐसे लिख दिया हमने। फिर जो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में सेकंड टर्म है उसको हम इस तरीके से लिख देंगे कि बी डी क्यू को ए अलग और ए डी एक्स को अलग, क्योंकि इक्वेशन नंबर 4 से जो ए डी एक्स है उसको ट्रांसपोज अगर करें तो डी वाई की वैल्यू ए डी एक्स हो जाएगी, तो ए डी एक्स को हटा के उसके यहाँ पर हम डी वाई वैल्यू पुट करेंगे, इसलिए इस तरीके से हम लिख दे रहे हैं इक्वेशन। फिर माइनस का एक्स वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, ये लास्ट टर्म से हमने ऐसे ही लिखते हैं, कोई भी चेंज नहीं किया, सिर्फ हमने इसमें इस तरीके लिखने के मेथड में चेंज किया है। और अगले स्टेप में इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 4 से ए डी एक्स की वैल्यू जैसे ऊपर हमने निकाल के दिखाई थी डी वाई के बराबर रख देंगे, तो डी पी इंटू डी वाई प्लस बी इंटू डी क्यू इंटू डी वाई। ऐसा इसलिए किया, पूरे इक्वेशन से हमें डी वाई कॉमन नज़र आ रहा है और ये 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा डी वाई को कॉमन लेने के बाद जो बचेगा डी पी और प्लस का बी डी इंटू डी क्यू बी डी क्यू बचेगा बी डी क्यू, और माइनस का एक्स वाई इंटू डी एक्स, ये टर्म बच रहा है बराबर 0। तो इसमें हम अब जो y की वैल्यू है पुट कर दें, यानी पूरा जो इक्वेशन है वो x में बना है, मतलब x में बनाए, दो वेरिएबल x और y में नहीं बनाना चाह रहे हैं, ताकि चूँकि यहाँ पर dx है तो x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन x वालों का ही होगा, तो इसलिए इनको हटाएं। और फर्स्ट टर्म और जो सेकंड टर्म है इसको एज इट नोट कर दें, माइनस एक्स इंटू, और इक्वेशन जो भी हमने यहाँ पर सॉल्व करके निकाला था इसे कोई इक्वेशन नंबर नहीं डाला है, और अगर चाहें तो इक्वेशन नंबर इसको
हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो y की वैल्यू यहाँ से अगर निकालेंगे तो ax को यहाँ पर इसमें प्लस करके लिख सकते हैं, यानी a प्लस का स्मॉल ax हो जाएगा। तो इस वैल्यू को जो इक्वेशन नंबर 4 से निकली थी वो यहाँ पर पुट कर रहे हैं हम, यानी कैपिटल A प्लस का ax, और ये y की वैल्यू है और इंटू dx राइट हैंड साइड में 0। अब इसको हम ब्रैकेट ओपन करने के बाद इंटीग्रेट कर देंगे तो ये वैल्यू आ गई dp प्लस बी इंटू डी क्यू। इसका x का a में इंटू हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगी a इंटू एक्स इंटू डी एक्स, और इसका इंटू इसमें होगा तो माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इजिकल टू 0। अब इंटीग्रेट कर देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, ओनली इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि रिस्पेक्ट पहले से यहाँ लगे हुए हैं। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी का तो ओनली पी आएगा, और यहाँ पर बी चूँकि कांस्टेंट ऑफ कांस्टेंट है से इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू आ जाएगा। माइनस ए यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ बाहर ले लेंगे, और एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और माइनस ए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और इसका जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो x 2 पावर है तो x क्यूब पावर 3 हो जाएगा, और इंटीग्रेट करने के बाद में इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पर हम लोग b को लिख देंगे। अब चूँकि हम लोगों ने एक बार इंटीग्रेट यहाँ पर किया है तो फिर जो कांस्टेंट हमको इक्वेशन, इसे अगर हम चाहें तो डाल दें इक्वेशन नंबर, जो अभी इक्वेशन नंबर 4 को इंटीग्रेट करने पाया तो इक्वेशन नंबर ये y माइनस ए एक्स इजिकल टू ए, तो इसको चाहें तो इक्वेशन नंबर 6 डाल दें, 5 तक हो चुकी थी, और ये वाली इक्वेशन जो आई लास्ट में तो इक्वेशन नंबर इसको 7 डाल देते हैं। तो इस तरीके से दोनों इक्वेशन से को जब मिलाएंगे तो इससे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो b है वह चल में a का फंक्शन होगा। तो माना कि फंक्शन f1 है वो a का, तो इसको इस तरीके से अगर समझें तो b की वैल्यू ये वाली वैल्यू पुट कर दें, यानी इक्वेशन नंबर हम 6 और 7 से इसको ऐसे लिख सकते हैं कि p प्लस बी क्यू माइनस, इसको पहले टर्म को लिख दें 1/3 ax क्यूब, और माइनस फिर इस टर्म को हम लोग लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक जो अब इसके साथ साथ हम यहाँ पर जो a की वैल्यू है, इससे पहले भी हमने जो कि पुट की थी y की, तो a की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर 6 से रख देंगे, पुट कर देंगे वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर, तो इस टर्म को लिख रहे हैं माइनस ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 से y माइनस ए एक्स है, तो इंटीग्रेशन तो हो चुका है, फिर उस पर मल्टीप्लाई हो रहा था एक्स स्क्वायर बाई 2 से, इस टर्म को हमने पहले लिख दिया था, और राइट हैंड साइड में जो b है उसको हमने माना है फंक्शन ऑफ a है, तो इस तरीके से f1 और a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से अभी लिखी थी वही वैल्यू, यानी y माइनस ए एक्स लिख दें, और इस तरीके से हमारे पास एक ये इक्वेशन आया है। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये लाइक टर्म यहाँ पर हमें मिल जाएंगे, इनको सॉल्व करके एक बना देंगे, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। तो p प्लस बी क्यू ये माइनस 1/3 ए एक्स क्यूब, और इस ब्रैकेट को जो ओपन करेंगे तो इसका इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 का, यानी माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 का इंटू इस टर्म में होगा, तो माइनस माइनस प्लस का हो गया, और ये 1/2 ए एक्स स्क्वायर ये, और इस एक एक्स पावर क्यू पावर जाएगी, और माइनस का फिर 1/2 और एक्स स्क्वायर ये और वाई ये, इस टर्म को हमने लास्ट में लिख दिया, इक्वल टू f1 y माइनस ए एक्स। ये हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन आ जाएगा। इन दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे, यानी हमारा इसका कोफिशिएंट -1/3 है और इस वाले का 1/2 है, लाइक टर्म है, तो इनका एलसीएम ले लो तो 6 हो जाएगा, -2 + 3 यानी 1/6 आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं p प्लस बी क्यूब। इन दोनों को जब हमने मिला के कर दिया, ऐड कर दिया, तो प्लस का 1/6 ax क्यूब आ गया,
और -1/2 x² y और इधर f1 y माइनस ax आ गया। इसको एक इक्वेशन हम लोग डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 8, और इसको डाल के यहाँ पर छोड़ देते हैं। एक्चुअल में ये है क्या, ये इक्वेशन 8 इक्वेशन 8 इज़ एक है एन इंटरमीडिएट इंटीग्रल है, इंटरमीडिएट इंटीग्रल। और यहाँ पर f1 जो है, f1 being an arbitrary फंक्शन। यहाँ पर f1 एक arbitrary फंक्शन है। लिखना चाहे तो लिख दें, कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे ही अभी हम लोगों ने क्या किया था, इक्वेशन नंबर 2 और 4 को जब सॉल्व किया तब इक्वेशन नंबर 8 हमको यहाँ पर मिला था। इक्वेशन नंबर 2 और 4 को सॉल्व किया। अब 2 और इसके बाद जो 5 है उस इक्वेशन को हम लोग साथ में लेके इसी तरीके से सॉल्व करके एक इक्वेशन बना सकते हैं। फ़र्क क्या है, देखिए 4 और 5 में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस एक ही जगह पर b आ गया, तो हम दोबारा से मेहनत इसकी करना ज़रूरी नहीं है। तो जहाँ जहाँ पर b हमें a मिलेगा वहाँ पर b रख देंगे और यही सोल्यूशन हमको मिल जाएगा। इससे हम इक्वेशन से इस तरीके से एक रिलेशन हमने यहाँ पर f1 फाइंड किया है, इसी तरीके से दूसरा f2 हमको मिल जाएगा। तो वो भी एक दूसरा कहना चाहिए कि इंटरमीडिएट इंटीग्रल होगा। तो इसी को हम लोग अगले पेज पर लिख रहे हैं। तो फ्रॉम यानी हम लिख सकते हैं सिमिलरली from equation 2 and 5 we get another, हमें दूसरा एक इंटरमीडिएट इंटीग्रल मिल जाएगा। और वो कैसे, बस इंटरचेंज करना पड़ेगा रोल a और b का। तो इस तरीके से होगा p, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही p प्लस, वहाँ पर देखिए b था q के साथ, तो a आ जाएगा a³ और प्लस 1/6 वहाँ पर a था तो 1/6 के साथ में, तो यहाँ पर b आ जाएगा। बस a और b के जो रोल हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे। माइनस 1/2 x², बाकी तो x y के रिस्पेक्ट में वैसे ही रहेगा। और एक नया फंक्शन हमारा f2, और बस a और b के रोल चेंज कर दी, वहाँ पर ax था, यहाँ पर bx हो जाएगा। और इसको एक नया इक्वेशन नंबर 8 तक हो गया था, तो 9 डाल दें यहाँ पर। इक्वेशन नंबर 9 हमने यहाँ पर इसको डाल दिया। तो ये दो इक्वेशन हो गए। अब इन दोनों इक्वेशन को यानी 8 और 9 को इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि p और q की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकें। तो इसके लिए इक्वेशन जो मैं अभी मिला था 8, उसमें अगर मल्टीप्लाई हम जैसे p की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमें यहाँ पर q को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो q को एलिमिनेट करने के लिए अगर यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a b q मिल जाएगा, और यहाँ पर b से मल्टीप्लाई करें a b q मिल जाएगा, और माइनस करने पे कैंसिल हो जाएंगे, q p की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 8 में मल्टीप्लाई कर दें a से और माइनस कर दें इक्वेशन नंबर 9 को, लेकिन b से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हम इसको लिख के भी दिखा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 8 में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू जो मिलेगी उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यानी मिलेगा a p फर्स्ट टर्म। इक्वेशन नंबर 8 में a से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस का a b q प्लस 1/6 a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a² हो जाएगा x³ और माइनस 1/2 a x² और राइट हैंड साइड में a से मल्टीप्लाई होगा f1 में, तो y माइनस का ax, और इसे एक नया इक्वेशन नंबर 10 डाल देंगे और ये कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से हमने बोला कि इक्वेशन 9 में b से मल्टीप्लाई की, इक्वेशन नंबर 9 हमारा ऊपर है तो यहाँ पर b से मल्टीप्लाई करके हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ से b से मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा बी पी मिलेगा, फिर प्लस नेक्स्ट यहाँ पर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b q हो जाएगा, प्लस 1/6
बी स्क्वायर हो जाएगा और एक्स क्यूब माइनस 1/2 बी एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वी इंटू एफ टू वाई माइनस बी एक्स। इसे इक्वेशन नंबर हम एक नेक्स्ट डाल दें, 11 डाल दिया और फिर इनको माइनस करें, इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे। माइनस करने पर ये साइन जो होंगे वो इनके चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये हमें मिलेगा ए पी माइनस बी पी मिलेगा। और इसके बाद इसमें भी हमको कॉमन मिल रहा है एक्स क्यू और 1/6 कॉमन ले हैं, तो प्लस का 1/6 कॉमन लिया तो ऊपर तो ए स्क्वायर आ जाएगा और नीचे ये माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर, एक्स क्यू इनमें से कॉमन ले लिया। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर -1/2 को हम कॉमन ले लेते हैं और साथ में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को भी, तो फर्स्ट टर्म में ए मिलेगा और सेकंड में माइनस का हो जाएगा बी, क्यों माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया तो ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो गया। और राइट हैंड साइड में इस टर्म को लिख देंगे, यानी F1 y माइनस ए एक्स और माइनस बी इंटू F2 y माइनस बी एक्स। अब इसके बाद हमको p की वैल्यू जो कि फाइंड करना है, तो इस टर्म को हमें पहुंचाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में पहुंचाना पड़ेगा, साथ में इन दोनों टर्म में से p को कॉमन ले लेंगे तो a माइनस b बचेगा और हमने यहाँ पर p को कॉमन ले लिया। तो बाकी के जो टर्म हैं वो तो यहाँ पर रहेंगे, बाकी ये टर्म जो है वो हम उस तरफ पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ गलती हो रही थी, आपने देख ली होगी कि जब हमने इसमें से इसे घटाया था तो 1/2 कॉमन ले लिया और a और माइनस b हो गई, ये भी बता दिया। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट भी तो लिखना है एक्स स्क्वायर वाई, तो उसको नहीं लिखा था, ये गलती थी बहुत बड़ी वाली, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, उसको सुधार कर ले एक्स स्क्वायर वाई। अब इस टर्म को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये टर्म जो होगा वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले टर्म को हम पहले लिख दे रहे हैं 1/2 a माइनस बी एक्स स्क्वायर वाई, और ये माइनस हो जाएगा, इसको फिर हम बाद में लिख दे रहे हैं -1/6 a स्क्वायर, इसके भी फैक्टर कर लें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी हो जाएगा। और बाकी ये वाला टर्म हमारे पास पहले से मौजूद था तो इसको हम ब्रैकेट में करके लिख दे रहे हैं a इंटू F1 y माइनस ए एक्स और माइनस b इंटू F2 y माइनस बी एक्स। इस ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर दिया हमने। अब a माइनस बी से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो p की वैल्यू हमको मिल जाएगी। a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई हो जाएगा। माइनस सेकेंड टर्म में जब डिवाइड करेंगे a माइनस बी से, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा 1/6 और हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, यानी a प्लस बी बचेगा फैक्टर। और इस टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा था एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी कौन सा टर्म है, ये वाला टर्म इसमें नहीं हो रहा था, इस वाले टर्म में तो एक्स वाई से, और ये वाला जो टर्म था वो एक्स क्यूब का टर्म था, देखिए तो इसमें भी कोफिशिएंट फिर छूट जा रहा है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, सॉरी बार बार गलती हो रही है कि तरीके की, एक्स क्यूब है। तो a माइनस बी से डिवाइड किया, ये फैक्टर कैंसिल हो गया तो हमें a प्लस बी इंटू एक्स क्यूब मिलेगा। तो प्रैक्टिस करने से ही ये गलतियाँ जो हैं दूर होती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है, यानी आप लोग इसके प्रैक्टिस करें, बार बार क्वेश्चन को लगाएं a माइनस बी और बाकी इस फैक्टर को ऐसे लिख देंगे a F1 y माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू F2 y माइनस बी एक्स ब्रैकेट क्लोज। तो देखने की ये p की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने निकाल दी। इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर जो 8 और 9 थे वहाँ से q की वैल्यू, और q की वैल्यू निकालना आसान, क्योंकि p इसमें भी आ रहा है और p इसमें भी आ रहा है, ज़्यादा कुछ हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट माइनस कर देंगे, p से p कट जाएगा और हमें q की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 8 और 9 को आपस में हमें माइनस करना है, तो इक्वेशन नंबर 9 में से हम 8 को माइनस कर दे रहे हैं। तो किसी वैसे भी किसी को माइनस कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में से हम इक्वेशन नंबर 8 को माइनस, कुल मिला के p को हमें एलिमिनेट करना है और q की वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको मालूम है कैसे निकाली जाती है। तो हम इक्वेशन नंबर पहले 9 को यहाँ पर जो ऊपर था उसको नीचे नोट कर दे रहे हैं, p प्लस ए क्यू और प्लस 1/6 बी एक्स क्यू माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू F2
y माइनस बी एक्स, और इसको एक नया इक्वेशन वही इक्वेशन 9 डाल दिया जो इक्वेशन नंबर 9 हमने नोट किया है। इक्वेशन नंबर 8 को नोट कर लें इसी के नीचे। तो p प्लस बी क्यू प्लस 1/6 ए एक्स क्यू माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू f1 y माइनस ए एक्स, इसे इक्वेशन नंबर 8 डाल दें और फिर इनको आपस में माइनस करेंगे। तो मैं जो p माइनस करना था, काटना था, वो कट चुका है और q की वैल्यू यहाँ से निकालना थी, वो आ जाएगी। तो इन दोनों में से अगर हम q को कॉमन लें तो a वहाँ बच रहा है और b नीचे बच रहा है माइनस का, तो इतना आ गया फैक्टर a माइनस बी क्यू। अब नेक्स्ट में हम 1/6 को कॉमन ले सकते हैं, तो 1/6 को कॉमन लेंगे वहाँ पर, तो उधर b बच रहा है ऊपर, नीचे a बच रहा है। आपके हम कोफिशिएंट नहीं भूलेंगे, एक्स क्यू है वो लिख दिया। फिर यहाँ पर है ये वाला कोफिशिएंट, तो देखिए प्लस का है और वो माइनस का है, सेम है, कैंसिल हो जाएगा, अच्छी सी बात रही है। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे, यानी f2 y माइनस बी एक्स में से माइनस हो जाएगा f1 y माइनस ए एक्स। अब यहाँ से अगर q की वैल्यू फाइंड करना है तो पहले तो इस टर्म को उस तरफ पहुँचा दें, तो a माइनस बी क्यू, और इस टर्म को जब उधर ले जाएंगे तो ये माइनस होगा, तो उस माइनस का अगर इस ब्रैकेट में इंटू करेंगे तो a प्लस हो जाएगा, तो इस प्लस a को पहले लिख दें और b माइनस हो जाएगी, इसको हमने बाद में लिख दिया। 1/6 कोफिशिएंट था, उसको कोफिशिएंट एक्स क्यू भी था और ये टर्म प्लस में आ जाएंगे, यानी चल ही रहे प्लस के f2 y माइनस बी एक्स और माइनस f1 y माइनस ए एक्स। अब चूँकि हमें q की वैल्यू निकालना थी, a माइनस बी से डिवाइड करेंगे, इस टर्म में a माइनस बी से डिवाइड होगा, इधर q बचेगा 1/6, तो a माइनस बी कैंसिल होके ओनली यहाँ पर एक्स क्यू मिल रहा है और यहाँ पर 1 का इंटू 1 है, तो 1/a माइनस बी हो जाएगा f2 इंटू वाई माइनस बी एक्स माइनस f1 इंटू वाई माइनस ए एक्स। अब p और q की वैल्यू जो हमको मिल गई है, इनका आगे यूज़ करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर सब्स्टी, आपको भी लिख देना चाहिए, सब्स्टिट्यूटिंग these values in dz is equal to p इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई। यहीं से हम लोग अपना इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करते हैं। ये वैल्यू कैसे आगे अगर पूछना है तो आप डिमांड कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन है तो इसमें जो नहीं बता रहे हैं, पी और क्यू की जो वैल्यू अभी निकाली थी वो यहाँ पर पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो अगले पेज पे लिखेंगे डी जेड इज इक्वल टू, और पी की वैल्यू नोट करेंगे और क्यू की वैल्यू नोट करेंगे। नेक्स्ट पेज पर हम जा रहे हैं। तो ये वैल्यू पी और क्यू की हमारे सामने है, तो हम इसको देख के लिख रहे हैं। आपको देख के जो है वो पीछे देख के लिख सकते हैं। डी पी नोट कर लेंगे आप अपने नोटबुक में और फिर सॉल्व करेंगे। तो p की वैल्यू नोट कराएंगे, तो 1/2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1/6 a प्लस बी एक्स क्यू प्लस 1/a माइनस बी, ब्रैकेट में था a f1 y माइनस ए एक्स माइनस बी f2 y माइनस बी एक्स, और बड़ा ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि p इंटू डी एक्स था, तो डी एक्स यहाँ पर लिख दिया। फिर था यहाँ पर q की वैल्यू जो भी निकाली थी लास्ट में, तो उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे जो कि है 1/6 एक्स क्यू प्लस 1/a माइनस बी। उसके बाद ब्रैकेट था क्योंकि दो ही टर्म इसमें थे मोटे तौर पर, f2 y माइनस बी एक्स माइनस f1 इंटू वाई माइनस ए एक्स, और इसमें q इंटू डी वाई था। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, z की वैल्यू आ जाएगी, हमारा कंप्लीट कह सकते हैं कि आंसर आ जाएगा। तो इसको टर्म बाय टर्म थोड़ा सा हम बांटना चाहते हैं, इसको बांट लेंगे और फिर अपना सॉल्यूशन जो है इसका पुट कर देंगे। तो इसके लिए dx का इस सभी मल्टीप्लाई कर देंगे, dy का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dz की वैल्यू चल रही वो हमको मिलेगी
1/2x² इंटू वाई डी एक्स का मल्टीप्लाई आ रहा है यहाँ से, और -1/6 a + b इंटू x³ इंटू डी एक्स, प्लस इस लास्ट वाले टर्म में करेंगे तो 1/a - b, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा नोट कर लें, a f1 y - ax - b इंटू f2 y - bx इंटू डी एक्स। फिर इस ब्रैकेट में dy से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1/6x³ इंटू डी वाई प्लस 1/a - b इंटू f2 y - bx माइनस f1 y - ax इंटू डी वाई। अब इन टर्म्स को हम कलेक्ट करके एक साथ लिख देंगे, और इनमें से 1/6 को अगर कॉमन लेंगे तो देखेंगे कि 2 है यहाँ पर, तो 1/6 कॉमन लिया तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² और प्लस का ये 1/6 बाहर होने पर x³ इंटू डी वाई, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इस टर्म को लिख देंगे तो -1/6 इंटू a + b x³ इंटू डी एक्स। अब देखिए इन दोनों को लिख दिया, ये लिख दिया। अब ये फंक्शन वाले टर्म बचे जिसमें 1/a - b कॉमन है, तो इन सभी में से एक साथ हमने कॉमन ले लिया, हालांकि फिर इसके बाद में भी कॉमन लेना पड़ेगा फंक्शन में भी, फ़िलहाल हम लिख लेते हैं। तो a f1 y - ax और इसमें मल्टीप्लाई होगा dx से, और माइनस इस dx का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो आ जाएगा b इंटू f2 इंटू y - bx इंटू dx। तो dx हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप लोग अपने नोटबुक में लिख के समझेंगे। और हमने a - b कॉमन लिया, नेक्स्ट टर्म ये मिल रहा है तो प्लस का ही होगा ये f2 y - bx और माइनस f1 y - ax। अभी हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया, dy का इसमें इंटू हो रहा है तो dy का इंटू करते हुए लिख दें dy, क्योंकि अभी हम और भी कॉमन लेना है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, 1/6 नोट कर दिया ऐसे, और ये देखिए अगर डिफ्रेंशिएट करें हम x³ y का तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन, यानी अगर y को माने तो y फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही, और इसका डिफ्रेंशिएशन x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3x² होगा, और प्लस फिर सेकंड फंक्शन को x³ को माना ऐसा ही, और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन जो कि dy होगा। यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि जब x³ y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इतना आ जाएगा, क्योंकि हमें एक बार इंटीग्रेशन करना है इसको, तो यहाँ पर चूँकि अलग अलग वेरिएबल थे, यानी ये जो वेरिएबल थे यहाँ पर छूट रहा है, ये देखिए dx छूट रहा है, तभी तो हम लिख सकेंगे। क्या था ये, जब हमने कॉमन लिया था इन दोनों में से 1/6, तो x² y तो था, dx और था वो और छूट रहा, तो dx को और लिखना पड़ेगा, तभी तो हम इसे कह सकेंगे कि डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे x³ का तो 3x² रहेगा और फिर dx आएगा, तो dx ये इंटू में है y के, तो इस टर्म को काट के लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर 3x² y इंटू dx, और प्लस में फिर ये टर्म है x³ dy, इसको शॉर्ट में इस तरीके से लिख देंगे, तो x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x² dx और फिर y ऐसे ही, प्लस फिर x³ ऐसे ही और y का डिफ्रेंशिएशन ये। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है, थोड़ी सी गलती हो गई थी। और इस टर्म को जो कि हाँ, तो हम ये बताना चाह रहे थे कि dx के साथ y आ रहा था, दिक्कत आती इंटीग्रेट करने पर, और x के साथ dy आ रहा था, इन्हें मिलाना ज़रूरी था इस तरीके से, तो इसलिए मिला दिया गया। और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि dx है यहाँ पर, तो x का फंक्शन है, तो बाकी 1/6 a + b तो कांस्टेंट इन्हें बाहर ले लेंगे, तो x³ dx में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंटीग्रेट करने में। और ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर जैसे इधर आ रही थी ऐसे इधर भी है, तो उसी को हटाने के लिए हम लोगों को फंक्शन को कॉमन ले लेंगे, तो f जैसे कॉमन लेंगे तो अपने आप ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसमें f1 वाले में दोनों में जब हम लोग f1 कॉमन लेंगे तो f1 यानी फंक्शन है किसका, y - ax का, इतना हमने दोनों में से
कॉमन ले लिया, तो इसमें कोफिशिएंट जो बच रहा है वो देख रहे हैं हम लोग कितना बच रहा है, ए डी एक्स बच रहा है। तो अगर हम माइनस साइन को कॉमन ले लेते, यहाँ पर इस साइन को माइनस कर दें, तो ये टर्म हो जाएगा, जब माइनस हमने बाहर ले लिया तो प्लस का हो जाएगा डी वाई, तो डी वाई और ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस को हमने यहाँ लगा दिया, ये बचेगा और डी एक्स यहाँ से। तो ध्यान रहे कि इस पूरे ब्रैकेट से हमने माइनस को बाहर ले लिया, ताकि हमारे इसके अकॉर्डिंग, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे बाई का तो डी वाई, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ए कांस्टेंट बाहर, एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स, इस तरीके से बन जाए। अब चूँकि हमने इन बाई F1 वाले तो लिख लिए, अब F2 वाले लिखना है और इसमें से माइनस बाहर लिए तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा। फिर इसमें भी ये दिक्कत आ रही है कि ये हमारा फंक्शन जो है वो y माइनस बी एक्स है, यानी डी वाई पहले मिलना चाहिए। अब चूँकि ये माइनस हो चुका तो हम ऐसा करते हैं कि इस F2 वाले में से ब्रैकेट यहाँ पर लगा देंगे और इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास इसके अंदर जो बच रहा है, अब ये वाला टर्म जो कि माइनस हो गया था, अब अगेन चूँकि माइनस बाहर ले लिया हमने, इस ब्रैकेट के अंदर भी एक ब्रैकेट लगा दिया तो ये प्लस का हो गया। तो F2 y माइनस बी एक्स कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर ये बचेगा, ये प्लस का हो जाएगा डी वाई, और वो वाला टर्म जो F2 यहाँ पर अपना था ऊपर इसी स्टेप में, तो ये बचेगा प्लस का हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये था यहाँ पर माइनस कॉमन लेने के बाद तो प्लस हो गया था, लेकिन फिर दोबारा से माइनस कॉमन लिया तो फिर माइनस का हो गया b इंटू, ये नीचे हमने बताया था कि dx, तो v इंटू डी एक्स, ये हो गया था माइनस का। अब इस ब्रैकेट को की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये तो पूरा जो है बाहर है, इंटू ए की टर्म है यहाँ, तो ब्रैकेट की इस ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं, हटा दीजिए और ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि वो सारा, तो F1 में से ये माइनस हो रहा है F2, यानी F1 है और एक फैक्टर है और F2 है दूसरा फैक्टर है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये आ रहा, तो आसानी से हमारा जो dz की जो वैल्यू आई है वो इंटीग्रेट होकर z की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 1/6 d, इसको हम दोबारा से नोट कर देते हैं, x क्यूब y और माइनस 1/6 a प्लस बी एक्स क्यूब डी एक्स माइनस 1/a माइनस बी, वही स्टेप है, बस इसको हम दोबारा से नोट कर लें, थोड़ा सा गंदा सा हो गया है। F1 y माइनस ए एक्स इंटू डी वाई माइनस ए डी एक्स, और फिर ये माइनस और कुछ भी नहीं यहाँ पर माइनस, यानी इस स्टेप को ना लिखें, इसकी जगह पर हम इस स्टेप को ही लिखना ही काफ़ी है, सफिशेंट है, माइनस का बी डी एक्स, कुछ भी नहीं किया हमने इसमें, ब्रैकेट क्लोज। हाँ, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, अब दूसरी बार हम देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सेकंड ऑर्डर का ये डिफरेंशियल इक्वेशन था और दूसरी बार इक्वेशन कर हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं ऑन इंटीग्रेट, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो z की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेट करना ही हमारे लिए इजाज़त है, तो z की वैल्यू यहाँ पर मिल गई, तो z की वैल्यू ये मिली है, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 1/6, तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगी, जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी x क्यूब, y हो जाएगी माइनस 1/6 कांस्टेंट है, इसको लिख लिया, और यहाँ पर a प्लस बी कांस्टेंट, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे जब, तो x की बार 4/4 हो जाएगी, माइनस 1/a माइनस b, ये कांस्टेंट है बाहर हो गया, और जब इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको अगर हम जैसे t मान लें तो ये dt हो जाएगा, तो f1 का इंटीग्रेशन आएगा कोई फंक्शन, तो उस फंक्शन को हम एक नया नाम दे देंगे, माना कि ये फंक्शन आया phi1 आ गया, जो कि t की वैल्यू रखने पर t का फंक्शन होगा, तो और t की वैल्यू y माइनस ए एक्स के इक्वल, और माइनस फिर इस फंक्शन इसे हमने भी कुछ माना, तो जैसे t माना तो ये dt हो गया, तो f2 जो भी फंक्शन होगा और उसका जो भी इंटीग्रेशन होगा, तो कोई दूसरा फंक्शन आएगा उसे phi2 मान लिया, और फिर t की वैल्यू रखने पर वही y माइनस ये bx का फंक्शन है। तो हम इतना भी छोड़ सकते हैं, कंप्लीट हमारा ये
इंटीग्रल आ गया, आंसर आ गया कंप्लीट। या हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं, यानी इस कांस्टेंट को भी इसके अंदर डाल के एक नया फंक्शन तैयार कर सकते हैं। तो इतना भी छोड़ा जा सकता है। तो z इज इक्वल टू यहाँ पर 1/6 एक्स क्यू वाई, और इन दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1/24 a प्लस बी एक्स टू द पावर 4। और इस -1/a प्लस बी का जब इस फंक्शन में इंटू होगा तो इनको मिला के एक नया फंक्शन हम लोग साई 1 बोलते हैं। और ये साई 1 फंक्शन होगा, ये y माइनस ए एक्स का फंक्शन था तो y माइनस ए एक्स का ही फंक्शन होगा। बाकी कांस्टेंट हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो इससे भी आर्बिट्रेरी एक फंक्शन हमको मिल जाएगा। फिर माइनस का जब इसमें इंटू होगा तो प्लस का 1/a, और इस फंक्शन को मिला के एक नया फंक्शन हम लोग phi2 नाम दे सकते हैं। और जो फंक्शन होगा किसका, y माइनस बी एक्स का फंक्शन होगा। तो y माइनस बी एक्स यहाँ पर लिख दिया। तो z की जो वैल्यू है वो हमारा कहलाएगा विच इज़ द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने शुरुआत में 1 डाला था 1 के, ये कंप्लीट होता है सोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।